खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एक हादसे की खबर मिल रही है फिरोजाबाद से, जहां रोडवेज बस में भीषण आग लगने की जानकारी है। बस का डीजल टैंक टूटने से यह हादसा हुआ है। बस में मौजूद सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिरोजाबाद के सिटी फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आगरा से रोडवेज बस सिटी फ्लावर पर पहुंची थी और बस का टैंक टूटकर गिर गया और बस के पहिए में फंस गया और रोड घिसकर गर्मी की वजह से इसमें आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग लगते ही बस में बैठे 25 से 30 सवारियों को फटाफट बस से उतारा गया। बस थोड़ी सी देर में ही आग की पूरी तरह चपेट में आ चुकी थी। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर बस धू धू कर जलती रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, जहां बस के तेल के टैंक में आग लग गई और उसकी वजह से पूरी बस इसकी चपेट में आ गई। फिरोजाबाद रोडवेज बस में ये भीषण आग लगी है जिससे हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि समय रहते इस बस में बैठी हुई सभी सवारियों को बाहर निकाल दिया गया। और अब बात है कानपुर हिंसा मामले की, जहां पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब लकड़ी कारोबारी आदिल को रात में उठाया। सादी वर्दी में आरोपी आदिल के घर पहुंची थी पुलिस। ये एक और कार्रवाई की जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां पुलिस ने कानपुर हिंसा से जुड़े एक और शख्स को पकड़ा है। कानपुर हिंसा में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और पुलिस ने अब लकड़ी कारोबारी आदिल को रात के समय उठाया है। सादी वर्दी में आरोपी आदिल के घर पहुंची थी पुलिस और इस दौरान ये कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कानपुर हिंसा में जहां 50 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और अब एक लकड़ी कारोबारी को पुलिस ने उठाया है। सादी वर्दी में आरोपी आदिल के घर पुलिस पहुंची, इसे हिरासत में लिया गया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। कानपुर हिंसा में जहां कई टीमें बनाई गई हैं, यहां सोशल मीडिया पर किस तरह से भड़काऊ पोस्ट किए गए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे उनके जरिए किस तरह से हिंसा फैलाने की साजिश थी, इन तमाम चीजों पर पुलिस की अलग अलग टीमें नजर बनाए हुए हैं और अब एक लकड़ी कारोबारी को उठाया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सादी वर्दी में पहुंचे थे पुलिसकर्मी और ये वो लकड़ी कारोबारी है, आदिल इसका नाम है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप देख सकते हैं कानपुर की ये तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने आदिल नाम के इस लकड़ी कारोबारी को अब पकड़ा है। और रतीश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रतीश, इस आदिल नाम के व्यक्ति की क्या भूमिका इस पूरे हिंसा में रही है, क्यों इसे पकड़ा गया है? देखिए, कल पुलिस ने 40 लोगों के एक पोस्टर जारी किया था जिसमें से लोगों को चिन्हित करने के लिए बोला गया था। यानी जो 40 चेहरे सामने आए थे उसके बाद आम जनमानस से अपेक्षा की गई थी कि इन लोगों को पहचाना जाए और पहचानने के बाद पुलिस को बताया जाए। इसी कड़ी में पुलिस को इनपुट मिला था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद आदिल को उठाया गया है जब वो अपनी बांसमंडी स्थित दुकान को बंद कर रहा था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया और आदिल के कहना है कि उनके बेटे को जब वो पुलिस के पास गए उनके बेटे के बारे में बात करने के लिए, तो उन्हें बताया गया कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो 40 लोग हैं उनमें से कई लोगों का, आधे से ज्यादा लोग चिन्हित किए जा चुके हैं और ये भी एक चीज निकल करके आई है कि 5 लोग जो ऐसे थे जिनको पूछताछ के लिए कानपुर पुलिस ने उठाया था उनको छोड़ दिया गया है। जी ठीक है, लेकिन रतीश, जितनी भी यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं या जिन लोगों को पूछताछ के लिए लाया जा रहा है, उससे संबंधित कई आरोप भी आए हैं। कई मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि ज्यादती की जा रही है और आप जानते ही हैं कि एक बयान भी ऐसा ही आया जिसमें कहा कि अगर ऐसी ही ज्यादती जारी रहेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसे में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और यहाँ से चेतावनियां भी मिल रही है मुस्लिम समाज की तरफ से, तो इस पर पुलिस का क्या कहना है? कहना है कि उनकी कार्रवाई एक पक्षीय नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है और जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, साक्ष्यों का संकलन करने के बाद जिन पर जिम्मेदारी तय की गई है कि वो उपद्रव में शामिल थे, उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की और हिंसा में शामिल रहे, उन्हीं को पकड़ा जा रहा है। ये पुलिस पर आरोप लगाना है कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, ये बिल्कुल गलत है और किसी के साथ पूरी ज्यादती नहीं हो रही है। निर्दोष अगर व्यक्ति कोई होगा तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, जिसके तहत पुलिस ने 5 लोगों को छोड़ भी दिया गया क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा उपद्रव में नहीं मिला था। उधर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिंसा मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टर में मौजूद 40 में से 7 लोगों की पहचान की गई। पोस्टर में दिख रहे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर में दिख रहे एक आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। हिंसा मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी और भी गिरफ्तारियां संभावित है।
40 में से 7 लोगों की पहचान की गई है जो पोस्टर पर आपको दिख रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक व्यक्ति ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने ये पोस्टर लगाए हैं। लोगों से अपील की है कि जो भी इनके बारे में जानते हैं वो पुलिस को जानकारी दें। कानपुर हिंसा मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गिरफ्तारियों का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया? रतीश जी, अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो एग्जामिन करने के बाद हमने पाया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमने उनको जाने भी दिया, क्योंकि पूछताछ करना हमारा काम है और सभी प्रकार की सूचना को लेकर के हम उसका परीक्षण करते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग हमें सहयोग करें। किसी भी निर्दोष को हम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। दोषियों की शिनाख्त करिए, आइए मिल के करते हैं। अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोगों को छोड़ दिया है आपने? कल भी देखिए हमने 3 लोगों को एग्जामिन करके जाने दिया क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज भी हम 2 लोगों को छोड़ेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एग्जामिनेशन में एक प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप सहयोग करें, विश्वास रखें और चीज़ों को बड़े ऑब्जेक्टिव मैनर में, बड़े न्यूट्रल मैनर में, बड़े फेयर मैनर में हम प्रतिबद्ध हैं करने के लिए और हम इसे ऐसे ही करेंगे। पोस्टर में 40 लोग थे, उनमें से कितने लोगों को चिन्हित करके आपने गिरफ्तार कर लिया? पोस्टर में जो 40 लोग थे उनमें कुछ लोग तो खुद भी आगे आकर के सरेंडर कर दिए हैं और मुझे लगता है कि 7-8 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जिनमें से 3 लोग संभवतः उनमें से भी गिरफ्तार हो गए हैं। बट कुल मिला जुला करके विषय ये है कि जो लोग अब तक शिनाख्त हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए और जो लोग शिनाख्त किए जा रहे हैं लोग उनमें सहयोग करें, शिनाख्त करवाने में, उनकी गिरफ्तारी करवाने में, उनको कानून के सामने लाने में, जिससे शांति प्रिय समाज में अच्छे लोग आगे रहें और ऐसे उपद्रवी एलिमेंट्स को हम सुधारने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए कानून के सामने ले आएं। आपकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, वो क्या है उसमें? देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये SIT कर रही है और विवेचना के विषय पे मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चर्चा करनी चाहिए। तो कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी बताते हुए कि कुछ लोग 50 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें छोड़ भी दिया गया। एग्जाम करने के बाद उनसे पाया गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट हिंसा में नहीं था, तो ऐसे 5 लोगों को छोड़ भी दिया गया है। कानपुर की सड़कों पर घंटों तक पत्थरबाजी होती रही, पत्थरबाज जमे रहे और दहशत का माहौल लगातार बना रहा। लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो शहर काजी अब पत्थरबाजों की हिमायत करने लगे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कानपुर शहर के काजी ने। हाजी अब्दुल हादी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक दफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं, 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है इसको निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली इसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, और उसकी वीडियोस मौजूद है। अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है, तो नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियाँ हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए, ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक़ है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे बातों, सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। तो हमें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है हम मरने के लिए तैयार है ना, हम तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप मकान तोड़ना। लखनऊ से खबर, जहां RSS दफ्तर को बम से उड़ाने का मामला, जिसमें धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार हो चुका है। पुदुकोदी जिले का राज मोहम्मद है आरोपी। तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। यूपी ATS की जानकारी पर यह गिरफ्तारी हुई है।
राज ने यूपी में 2 जगहों पर ब्लास्ट की धमकी दी थी, कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस आरोपी राज मोहम्मद को पकड़ लिया है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की जानकारी पर ही यह गिरफ्तारी की गई। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, एक पोस्ट भेजा गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की है। आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने वाले को अब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मणि जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 507 और 66 FID एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुद्दुकोट्टाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। लखनऊ में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केशव मौर्य का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है। ऐसी घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है। इनको पकड़कर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उसको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दायर की गई थी एक याचिका, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। शिवलिंग की नियमित पूजा पाठ पर जिला कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नीतीश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश, क्या कुछ और जानकारी है इससे जुड़ी? अनु, जिस तरह से कल इस फैसले पर बात हुई, ये कहीं न कहीं ये मामला जिला जज को जो ट्रांसफर हुआ था, उस मामले पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के साथ ही ये फैसला सुरक्षित रखा गया। आपको बता दें कि स्वामी लगातार इस जिद पे अड़े हुए हैं कि शिवलिंग का पूजन होगा तभी वो अन्न जल ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, उनकी तबियत भी खराब हो रही है, लेकिन स्वामी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि दांडी स्वामियों से जो उनके समर्थन में है, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि स्वामी का ये हक ठीक नहीं है, हम उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अदालत इन्वॉल्व है मामले में। अदालत का जो पक्ष होगा, अदालत का जो निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। तो ये देखना होगा कि जब अदालत का कोई इस मामले पर फैसला आता है तो ठीक है, उनका क्या रुख रहता है। लेकिन नीतीश, 4 बजे उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी थी, उसे लेकर क्या अपडेट है? अनु, अभी थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी स्वामी जी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका साफ तौर पर अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार उनका ये कहना है कि इस मामले में कहीं न कहीं अदालती कार्रवाई में भी देरी हो रही है। ऐसे में स्वामी अपने पूरे के पूरी मांग जो है उनकी, उसके पीछे किसी भी तरह की साजिश की आशंका भी जता सकते हैं, या फिर इसके अलावा अब ये देखना होगा कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वामी अपने अनशन को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं, या फिर आरोप ही रहता है। और थोड़ी देर का इंतजार आलो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है नीतीश, जहां अब स्वामी के समर्थन में कई और साधु संत भी आए हैं, तो ऐसे में क्या दबाव ये जो बन रहा है उनके अनशन करने से, क्या ये बढ़ रहा है? जी लो, बनारस धार्मिक नगरी है और यहाँ संतों की नगरी है, और जब संत ही धरने पर हो जाए, संत ही अनशन पर बैठ जाए, तो दबाव बनना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दबाव सिर्फ और सिर्फ समाज में बना सकते हैं। अदालत तथ्य के आधार पर जो फैसला देती है वही सर्वमान्य होता है। और देखना ये होगा कि स्वामी की ओर से जो अधिवक्ता जन है कौन से तथ्य प्रस्तुत करते हैं। जो हमारी स्वामी से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें साफ तौर पर ये नहीं कहा गया है
कि जो स्थान मिला है, जो शिवलिंग जैसी आकृति है, वहाँ पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन इसके इतर अब ये देखना होगा कि अदालत अपनी भाषा और अपने तथ्यों को किस तरह से सामने लाती है। तो देखना होगा और इंतजार भी करना होगा कि अदालत का क्या निर्णय होता है। फिलहाल स्वामी का अध्ययन जारी है और अब फैसला सुरक्षित रखा गया है। ठीक, नीतीश शुक्रिया बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। कानपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां डंपर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। बुजुर्ग साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां डंपर ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया। किस तरह से तेज रफ्तार से ये ट्रक ड्राइवर बढ़ता है और साइकिल को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं, जहां इसने वाहन नहीं रोका और ये साइकिल सवार इसकी चपेट में आ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला कानपुर से ये वीडियो सामने आया है, जहां एक साइकिल सवार बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे के बाद ये ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। बुजुर्ग साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल पर टोल कर्मियों से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाले खुद को एसओजी की टीम बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि टोल टैक्स मांगने पर यह मारपीट की गई। टोल कर्मियों को पिस्टल दिखाकर धमकाने की बात भी सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टोल टैक्स मांगना किस तरह से टोल कर्मियों पर भारी पड़ गया। यहां टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। जानकारी ये है कि टोल कर्मियों को पिस्टल दिखाकर धमकाने की भी कोशिश की गई है और अपने आप को ये एसओजी की टीम बता रहे थे। जब इनसे टोल मांगा गया तो देखिए किस तरह से गुस्से में ये गाड़ी से उतरते हैं और टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है। यहाँ बूम बैरियर को भी तोड़ दिया गया, जिसके आगे गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना होता है और आप देख सकते हैं किस तरह से उसका कॉलर पकड़कर टोल कर्मी का ये आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। उधर हमीरपुर में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहले युवक मारपीट की शुरुआत करता है, उसके बाद कई लोग युवक को पीटते हैं। ये पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जिस युवक से मारपीट की गई है उसके दूसरे पक्ष पर मुकदमा उसने दर्ज करवाया है और ये मामला मौदा इलाके के बड़ा चौराहे का बताया जा रहा है। और अब रुक कर लेते हैं जौनपुर का। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की है। हथियार के दम पर यहां 30,000 रुपए की लूटपाट कर ली गई। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बालिका डिग्री कॉलेज के पास सोमवार को लूट की वारदात हुई है, जहां पुलिस अब बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी है। और अब बात करते हैं सीएम योगी के मथुरा दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। सीएम सुबह सुबह आज कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। जन्म स्थान परिसर को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घूम घूम कर देखा। ये 5 तस्वीरें उनके इस दौरे की, जहां सीएम के पहुंचने से लेकर मंदिर परिसर तक का जायजा करने की ये तस्वीरें शामिल हैं। सीएम योगी इसके बाद ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप इससे संबंधित एक बैठक भी करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा भी की जानी है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्री कृष्ण धाम में सीएम पहुंचे। यहां उन्होंने शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया, पूजा की, अर्चना की। और वहीं इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बरसाना भी पहुंचे। राधा रानी मंदिर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद लिया। राधा रानी मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उस दौरान की भी ये तस्वीरें। राधा रानी मंदिर जब पहुंचे सीएम योगी तो वहां उनका स्वागत हुआ पंडित पुरोहितों की तरफ से और फिर पूजा अर्चना की गई विधिवत रूप से। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां इन मंदिरों में गए, आशीर्वाद लिया, दर्शन किए। और चलिए अब आपको विकास नगर से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पारंपरिक समारोह में डांस करते नजर आए। सीएम धामी लोक गीतों की धुन पर डांस करते हुए दिखे। दरअसल सीएम धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और इस दौरान लोक गीतों पर थिरकने से वे खुद को रोक नहीं पाए।
पारंपरिक धुन पर किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के साथ थिरक रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जहां अपनी पारंपरिक टोपी पहनकर वे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। और जब लोक गीतों की धुन शुरू हुई तो सीएम धामी भी इसमें शामिल हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।